सो गाइस इस वीडियो में टोटल तीन कंपनीज के बारे में बात करेंगे। एक वो कंपनी जो स्प्लिट दे रही है और दूसरी सीडीएसएल और तीसरा जोमेटो यानी कि एटर्नल। मेन टॉपिक दो पर रहेगा और आपका स्प्लिट जिसमें आ रहा है उसको पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी डेट और कितने रेशियो से कंपनी आप लोगों को बोनस देने वाली है। ठीक है, सो एक्स डेट इस कंपनी की है 2 मार्च की और वारवी ग्लोबल या वर्वी ग्लोबल ये है इस कंपनी का नाम। 10:5 के रेशियो से इस कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर रखी है सिंस 16 जनवरी और एक्स डेट आपकी है 2 मार्च की। ठीक है, वारवी ग्लोबल नाम है कंपनी का। आप देख सकते हो जैसे कि छोटी बहुत छोटी कंपनी है, 326 करोड़ का ही मार्केट कैप है कंपनी का। आरओसी और आरओवी दोनों ही आपको इस कंपनी का नेगेटिव में दिखेगा, बट करंट रेशियो भी काफी ज्यादा नीचे 0.74। तो ये कंपनी स्प्लिट अनाउंस कर रही है 10:5 के रेशियो से। अगर आप चाहते हो इस कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन, क्योंकि किसी भी कंपनी पर ना बिना कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी के तो आप काम करो नहीं। ठीक है, कभी भी कोई भी कंपनी आपको मिले मार्केट में बिना पूरी इंफॉर्मेशन के काम कभी भी मत किया करो, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो अगर आप इसका पूरा एनालिसिस चाहते हो इस कंपनी का वारवी ग्लोबल का, कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसका वीडियो ले आऊंगा। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक सीडीएसएल पर। पहले तो एक बार चार्ट देख लो, ये 1253 आपको दिख रहा है और 1353, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आपके सीडीएसएल में। क्यों है वो आपको पता ही होगा। 1353 हम डिस्कस कर रहे थे यहां पर कि ये आपका रिजेक्ट हो गया था कल और परसों के सेशन के अंदर। अब यहां से 1253 गिरेगा, लेकिन कोई भी स्टेबिलिटी इस समय चार्ट्स पर आपकी टिक नहीं पा रही है। एक चीज आप नोट करना कि आप कहोगे भाई 1253 अगर ये बेस है तो यहां से तो रिवर्सल आएगा ना, मतलब नहीं। सिचुएशन क्या है मार्केट के और कंपनीज के बारे में, इसको अभी यहां पर समझते हैं। आगे जाने से पहले एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना, एक बार सारी खबरें आपके लेते हैं, फिर वापस सीडीएसएल के चार्ट पर आएंगे। कि एसटीटी का जो रेट है वो आपका बढ़ाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बजट में इस चीज को अनाउंस किया था। यहां पर आपको दिख जाएगा ये वाला, प्रोवाइड रीजनेबल कोर्स करेक्शन इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इन द कैपिटल मार्केट एंड जनरेट एडिशनल रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल्दो इन्होंने जो एसटीटी बढ़ाया है उससे गवर्नमेंट का ये कहना है कि इनका जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का ओवरऑल कैपिटल मार्केट रेवेन्यू वो इंक्रीज होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में, ये टैक्सेस बढ़ाने से, एसटीटी बढ़ाने से। ठीक है, ऑल्दो सेबी और साथ में मार्केट में सरकार का भी ये कहना है आपके फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि 90% रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नुकसान खाता है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रोकने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रोकने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये भी कहना है कंपनी के सीईओ का, एनएससी के सीईओ का। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जितनी बढ़ेंगी उतना ही अच्छा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। ठीक है, ये वाला लाइन भी आपको नजर आ रहा होगा कि इनका कहना है जियोपॉलिटिकल टेंशन जितनी बढ़ती है उतना ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए ही आपको बेहतर देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल एसटीटी बढ़ने से कंपनीज के रिवेन्यूज और साथ में मार्केट वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो अपडेट्स इस तरह के जब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं मार्केट में किसी भी कंपनी स्पेशली कैपिटल मार्केट कंपनीज के लिए, तो आपको बीएससी लिमिटेड जैसे कंपनीज पर गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका इंपैक्ट सीडीएसएल या आपके एनएसडीएल या फिर आपका एंजल वन, बिलियन ब्रेन्स ग्रुप, इन सबके ऊपर पड़ता देखने को मिलता है। अब आरबीआई प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ये खबर आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन इस खबर में भी एक नया अपडेट आया है। अब मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकर्स का कहना है डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को नुकसान झेलना पड़ सकता है आरबीआई के इस डिसीजन से, लेकिन फॉरेन प्रोप्राइटरी ट्रेडर जो हैं उनके लिए ये डिसीजन अच्छा साबित हो सकता है। तो अपने डोमेस्टिक ब्रोकर्स के लिए ये डिसीजन अच्छा नहीं रहेगा, ये कहना है आपके ब्रोकर्स का, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बैंक से पैसा लिया जाता था प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने के लिए, लेंड किया जाता था पैसा, वो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन फॉरेन प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के लिए ये अभी भी ओपन रहेगा, जो कि इनके लिए पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब देखते हैं मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये है सीडीएसएल का चार्ट 1253 ये आपका वो ट्रेंड है 1253 का। अब ये 1253 हमने ये क्यों मार्क कर रखा था, क्योंकि यहां पहले भी आपको 3 बार रिजेक्शन दिखा है। देखो एक बार 3 बार रिजेक्शन, एक बार बेस मिला है और एक बार ब्रेकआउट दिया है और एक बार यहां पर भी 1253 पर रिजेक्शन दे रखा है स्टॉक ने। इसी वजह से मैंने 1253 आपके पास पिछले लगभग 2 हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे हैं 1253 को कि 1353 से गिरता तो 1253। बट आप कहोगे भाई 1253 से यार इतना बड़ा ब्रेकआउट 2 बार दे चुका है स्टॉक,
दो बार ब्रेकआउट दिया, इस बार भी देगा क्या? देखो हर बार सिचुएशन अलग होती है, यानी कि इस समय मार्केट या फिर कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो कि कंपनी को इतना बड़ा ब्रेकआउट देने में मदद कर गया। लेकिन इस बार क्या है, अभी आपने खबरें सुन ली, सीडीएसएल पर डायरेक्ट इंपैक्ट है, ठीक है, खबरें सुन ली, मार्केट बहुत वोलेटाइल है। इसका मतलब यह है कि 1253 पर अगर सस्टेन नहीं करता, यानी कि भैया आपकी ये गिरावट और बड़ी आने वाली है। इसका मतलब यह है कि आपको नए बेसिस निकाल करके रखने पड़ेंगे। ये जो आप नीचे वाला ट्रेंड देख रहे हो, ये 990 का है। ये बहुत रेयरेस्ट कंडीशन के अंदर है कि मान लो 1253 भी टूट गया, उसके बाद में आपका 1200 भी टूट जाए, 1200 के नीचे आपको ये दिख रहा है, ये आपका 1050 का ट्रेंड है। ये सभी ट्रेंड आपके टूटते तब आप 990 पर आते हो, तब आपकी सिचुएशन बनती है। मतलब कि भाई मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि मैं एज एन इन्वेस्टर, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। सीडीएसएल मेरे को पता है कि भाई फंडामेंटली फाइनेंशियल कंपनी बहुत ज्यादा स्टेबल है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्टेबल है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे अगर 1253 दिख गया, ये मेरे को बेस मिल रहा है तो मैं यहां पर एंट्री करके बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेशेंस की। पेशेंस, लोगों को लगता है कि भाई हमने बाइंग कर रखी है ना, और अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो पेशेंस होती है, नहीं, एंट्री करने पर पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। 1253 का मैं वेट जरूर करूंगा, लेकिन अगर यहां पर स्टेबल नहीं होता तो उसके नीचे का ट्रेंड आपका 1050 का है ना, तो मैं यहां वेट करूंगा। अगर यहां भी स्टेबल नहीं होता तो मैं 990 पर वेट करूंगा, जहां पर मेरी सारी सिचुएशन, मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट जहां पर जाकर के मेरे लिए सूटेबल होगा मैं वहां एंट्री करूंगा। तभी जाकर के मैं बेस को समझ लूंगा कि भाई इस बेस के पास जाकर के स्टॉक यहां से रिवर्सल लेगा, क्योंकि अब मार्केट उस कंडीशन को अप्रूवल दे रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी जो आपके ट्रेंड होते हैं ना, आप कभी भी हर ट्रेंड के ऊपर एंट्री नहीं कर सकते, ना 1353, ना 1253, ना 1050, ना ही 990, क्योंकि जब तक आपके फेवर में ये चीज नहीं है तब तक आपको इतने बड़े ब्रेकआउट्स सस्टेन होते नहीं मिलते हैं, समझे इस चीज को। तो ये था आज के दिन का सीडीएसएल। अब आते हैं आपके एटर्नल पर। एमएफआई बुलिश है 25.4 पर। अब आते हैं आपके चार्ट पर, जो कि बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है यहां से। ये है आपका एटर्नल का चार्ट पैटर्न। भाई स्टॉक ने क्या कर रखा है यहां पर, साफ साफ 254, 254, ये रिजेक्शन बना रखा है, जबकि ये इंपॉर्टेंट बेस था स्टॉक के अंदर, 254 का बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। यहां से स्टॉक ने एक बार ब्रेकआउट दिया है, और 2025 में भी इस पूरी रेंज पर कंसोलिडेशन दिखा करके स्टॉक ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया। अभी की जो सिचुएशन है, कंपनी ने आज के सेशन में एक कंसोलिडेटेड कैंडल बना करके रखी है, कंसोलिडेटेड कैंडल। ये कैंडल सेलर को भी एक्टिव कर रही है। तो 354 जो है आपका, वो यहां पर रिजेक्शन बना हुआ है, रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है, यानी कि इसको अगर झेल नहीं पाता तो भाई ये सेलर आपका दे करके आपको और गिरावट दे सकता है 240 के नीचे। 240, 254 के बाद आपका नेक्स्ट बेस है, 254 के बाद 240 आपका नेक्स्ट बेस है। यानी गिरावट अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू होती है, मार्केट साथ नहीं देता, कंपनी आगे जाकर के इसी तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, अगर कहीं कुछ भी यहां पर चीजें बुरी जाती है, सेलर्स और एक्टिव होते हैं, तो आगे जाकर के आपको 220 के आसपास का ट्रेंड नजर आ रहा है। यानी कि सभी चीजों में आपको कंपनी में वापस से इंप्रूवमेंट चाहिए। जो कंपनी ने 2023 में दिखाया, वही चीज कंपनी को 2026 में पूरा साल दिखाना होगा, ताकि वापस से कंपनी में ये ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिल सके। अभी के लिए 254 आपका रिजेक्शन बन चुका है, 240 का आपका बेस है। 254 ब्रेकआउट करने के लिए आपको हमेशा चाहिए होती है एक सस्टेनेबल कैंडल, अगर नहीं आती है तो वो रिजेक्शन बना करके आपको 240 की तरफ ड्रॉप करवा सकता है। कंसोलिडेटेड कैंडल है आज के दिन की। तो ये था आपके इटर्नल का वीडियो। आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर एक लंबे टाइम के बाद जाकर के कंपनी ने फाइनली इंप्रूवमेंट दिखाई है। पी रेशियो ज्यादा है, ईपीएस काफी कम है, जो कि एक कंसर्न है। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहां पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एक प्यार सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।